हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट कर दिया था। सो हमने फर्स्ट जो पीरियडिक प्रॉपर्टी थी हमारे पास विच इज़ एटॉमिक रेडियस, उसको स्टडी किया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस देखा था, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन देखी थी, ठीक है, उसके अलॉन्ग वेरिएशन देखी थी। तो आज हम स्टडी करेंगे जो हमारे पास पीरियडिक प्रॉपर्टी है, सेकंड जो पीरियडिक प्रॉपर्टी है उसको, विच इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। So it is defined as the amount of energy required to remove the outermost shell electron from an isolated gaseous atom। यानी कि एक isolated gaseous atom है, ठीक है, उसमें से उसकी जो outermost shell है, लास्ट वाली जो shell है, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। सो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो अच्छा, यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब क्या है, एक सोलो, एक ही एटम होगा, गैशियस यानी कि वो एटम गैशियस स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब सॉलिड में क्या होता है कि हम सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉलिड के केस में ये पॉसिबल नहीं है, हम ये गैशियस एटम में देखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको आइसोलेटेड गैशियस एटम ये स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा गया है। तो ये वाली जो टर्म है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये एटम है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट शेल है। तो आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से आउटरमोस्ट शेल में से इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव कराना है। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, वो होती है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो जो चार्ज न्यूक्लियस पे लगता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। ये हम पढ़ चुके हैं ना पहले भी, कि जो चार्ज न्यूक्लियस एग्जिबिट करता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी अप्लाइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, देखो, वी हैव टू गिव एनर्जी सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। अब देखो हमें क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल में से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। हम देंगे अगर एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल वाला, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, सो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और जब भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब देखो यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, दो यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और दूसरी होती है किलो जूल पर मोल। मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अभी हमने देख लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव होती है, क्यों होती है, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि हम एनर्जी देते हैं। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को, वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कंफर्म कर चुकी हूँ। ठीक है, सो हमारे पास एक रिलेशन आता है, न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये ऐसा क्यों होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि आप इजीली ट्रेंड को याद रख सको। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे हमने दो एटम लिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो न्यूक्लियस है इसमें 5 प्रोटॉन है। न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसाइड करते हैं, क्योंकि वही होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सो न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता, वो तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए प्रोटॉन्स की वजह से जो चार्ज आता है वही न्यूक्लियर चार्ज माना जाता है ना। सो इसमें मान लो 5 प्रोटॉन है, ठीक है, 5p। तो अब वो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 10 प्रोटॉन्स है, तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो है 5 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। सो जहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे वहाँ पे उसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत होगी, है ना। तो इनकी मतलब इन आपस में जो इनकी अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे 5 प्रोटॉन है, यानी न्यूक्लियर चार्ज कम है। ठीक है, तो इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना आउटरमोस्ट शेल में से, है ना। तो यहाँ पे जब पकड़ स्ट्रॉन्ग है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि जब इनकी पकड़ मजबूत है तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ नहीं करेगा, तो हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 5 प्रोटॉन है, तो एज़ कम्पेयर टू दिस वन ये क्या करेगा, मतलब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही इसको रिमूव कर देगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, इसमें पकड़ मजबूत है क्योंकि 10 प्रोटॉन
एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे 5 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो जहाँ पकड़ अच्छी होगी वहाँ हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए ये रिलेशन हमारे पास आया है, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। सेकेंड जो हमारा फैक्टर है वो है साइज़। अब इसमें क्या रिलेशन है, साइज़ या फिर आयनाइजेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। वो कैसे, आप देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस हमारा और ये आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है। इसमें 2 शेल है, इसमें हमारे पास 3 शेल है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे साइज़ बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। अब देखो जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, मतलब जितने पास होंगे वो एक दूसरे के, तो उतनी पकड़ उनमें मजबूत होगी, है ना। यानी कि डिस्टेंस कम है तो क्या हो गया, वो उसको अच्छे से होल्ड कर पाएगा, है ना। तो जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में वो भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर साइज़ कम है तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए। और यहाँ पे क्या है, साइज़ ज़्यादा है यानी नंबर ऑफ़ शेल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है जितनी यहाँ पे थी, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बजाय यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइज़ कम है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये रिलेशन है, साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये सेकंड फैक्टर था। अब थर्ड फैक्टर जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो जो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड होते हैं ना, जिनका कॉन्फ़िगरेशन जो फुल फिल होते हैं और हाफ फिल्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका जो मतलब उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फुल फिल्ड वालों की, फिर हाफ फिल्ड की, फिर पार्शियल की। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p2। तो लास्ट जो p वाली शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे हाफ फिल्ड नहीं है, ये पार्शियली फिल्ड है। और अब नाइट्रोजन में देखेंगे 2p3, यानी कि ये क्या है, हाफ फिल्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यानी कि जो कार्बन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। फोर्थ जो हमारे पास फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियस वाले लेक्चर में, ठीक है। सो इन केस ऑफ पुअर शील्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। अब क्यों होता है ऐसा, देखो पुअर शील्डिंग किस में होती है, ये हमारे पास ऑर्डर था, सबसे पुअर होती है एफ की, फिर डी की, फिर पी की, फिर एस की, सबसे ज़्यादा होती है एस की, ठीक है। गुड शील्डिंग होती है, इफेक्टिव होती है। पुअर शील्डिंग किसकी होती है, एफ की होती है सबसे पुअर, फिर डी की, ठीक है ऐसे। तो पुअर शील्डिंग में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कैसे करेगी, देखो पुअर शील्डिंग में क्या होता है कि जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो शेल होती है, ठीक है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको, ठीक है। तो वो बाहर वाले अंदर आ जाएंगे, यानी कि डिस्टेंस कम हो गया, वो उनको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, शील्ड नहीं कर पा रहे, तो वो बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आ जाएंगे, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस कम हो गया यानी कि साइज़ कम हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा था कि साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ऑब्वियसली जब साइज़ कम होगा तो उनमें पकड़ अच्छी होगी और उनको मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए तो पुअर शील्डिंग में आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, और गुड शील्डिंग जहाँ पे होगी, इफेक्टिव शील्डिंग होगी, वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव शील्डिंग होगी तो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर देंगे, मतलब उनको अंदर आने नहीं देंगे, उनको पुश करेंगे, तो जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस अब और बढ़ गया है, तो डिस्टेंस बढ़ गया है तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो पकड़ है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर हैं, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन। तो देखते हैं वेरिएशन अलोंग पीरियड, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब हमें पता है कि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो साइज़ जब डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, हम पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली। या फिर अगर न्यूक्लियर चार्ज की टर्म में देखते हैं, सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज सो आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज़, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आप कोई भी टर्म्स में लेके चल सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट पीरियड को लेके चलते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है। अब हमने एक फैक्टर पढ़ा था ना अभी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन,
उसके टर्म्स में भी समझ सकते हैं, क्योंकि हीलियम का क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फुल्ली फिल्ड वालों का आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम देखते हैं वेरिएशन अलोंग सेकेंड पीरियड, ओके। सो अब हम देखते हैं वेरिएशन सेकेंड पीरियड के अलोंग, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज। तो हमारे पास जनरल ट्रेंड तो यही होना चाहिए ना, कि सबसे ज़्यादा नियोन की, फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। बट जो हमारे कुछ जो फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से ट्रेंड ये बन जाता है। क्यों बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। देखो नियॉन का क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सही है। अब देखो बेरिलियम का क्या होता है, 1s2 2s2, ये फुल्ली फिल्ड है, सो ये जंप कर जाएगा एक आगे, यानी कि बोरोन से ज़्यादा आयनाइजेशन किसकी एनर्जी किसकी हो जाएगी, बेरिलियम की। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी। बाकी सेम ऐसे रहेगा, बस बेरिलियम और नाइट्रोजन आगे जंप कर जाएंगे वन टाइम, ठीक है। सो ये हमारे पास न्यू ट्रेंड है। एक्सेप्शनल केस बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं वेरिएशन अलोंग ग्रुप। देखो थर्ड पीरियड के अलोंग भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे, ठीक है। सो अब देखते हैं वेरिएशन अलोंग ग्रुप टॉप टू बॉटम। तो जाएंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। तो अब जो फर्स्ट ग्रुप है वो तो जिसमें जो जनरल ट्रेंड है वही होता है। ग्रुप 13 में देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे है, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि साइज मतलब इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि बोरोन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की, थैलियम की, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा बोरोन की, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम की। अब ऐसा क्यों होता है, देखो हमें पता है कि SPDF, ये भी शील्डिंग वाली हमने चीज़ पढ़ी थी, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा S की होती है, फिर P की, फिर D की, फिर F की, है ना। तो F की सबसे कम होती है, क्योंकि वो क्या, उसमें जो F वाले में क्या होता है कि जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते, यानी कि वो अंदर आ जाते हैं, और अंदर आ जाते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि साइज़ कम हो जाता है। साइज़ कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो थैलियम के केस में F मतलब सब शेल आ जाती है हमारे पास, तो थैलियम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। फिर गैलियम में डी वाले आ जाते हैं, तो S और P के कंपैरिजन में ऑब्वियसली D की जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होगी, इसलिए गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से, फिर एल्यूमिनियम की, और फिर इंडियम की। समझ गए। देखो बोरोन की तो ऑब्वियसली जो हमारे पास जनरल ट्रेंड है उस वजह से होती है, फिर थैलियम की इस वजह से होती है क्योंकि इसमें F वाला कन्फिग्रेशन आ जाता है, और F की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, और पेनिट्रेशन पावर पुअर होगी, तो मैंने बताया था स्क्रीनिंग पावर या पेनिट्रेशन पावर कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। फिर गैलियम में D ब्लॉक वाले जो आ जाते हैं, कन्फिग्रेशन आ जाता है, ठीक है, इस वजह से। फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, ये याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना, लगातार जो आयनाइजेशन एनर्जी। इसका क्या मतलब है, देखो एक ये है एलिमेंट, एटम है, मान लो गैसियस स्टेट में, ठीक है। सो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया इसने और M पॉजिटिव बन गया। फिर क्या किया इसने, फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, M2 पॉजिटिव बन गया। फिर क्या किया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, M3 पॉजिटिव बन गया। तो सक्सेसिव, लगातार मतलब वे में जो आयनाइजेशन एनर्जी हो रही है हमारे पास, वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है। ये हमारे पास एक एटम है, यहाँ से पहला ये इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, फिर सेकंड निकला, फिर थर्ड निकला, लगातार निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो अब देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। जो हमारे पास थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। क्वेश्चन भी आते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने पे। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होती है सेकंड से, फिर सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा होती है, तो ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। सो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिए हैं, वेरिएशन देख लिया लॉन्ग ग्रुप और पीरियड, ठीक है। सो पीरियडिक प्रॉपर्टी जो सेकंड प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, जो फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस 2 ही प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं अभी, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।